जय हिंद। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रीट शक्ति के बारे में जानेंगे और इसके साथ ये भी जानेंगे कि क्यों सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही रीट जारी करता है, अन्य न्यायालय क्यों नहीं करता। और उसके साथ ये भी जानेंगे कि रीट पिटीशन जो होता है वो कौन कौन दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की बातें कही गई है, जो तुम्हारा कितना से कितना अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक बात हुई है। संविधान में अभी वर्तमान में टोटली 6 अधिकार है, लेकिन ओरिजिनल संविधान में 7 अधिकार थे। 7वां अधिकार जिसको हटा दिया गया, यानी राइट टू प्रॉपर्टी था, जिसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत तुम्हारा हटा दिया गया था मोरारजी देसाई के सरकार में। इंदिरा गांधी की सरकार के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी, तो उसमें इसको हटा दिया गया था। इसी टोटली 6 अधिकार में एक अधिकार आता है जिसमें हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 32 का, यानी तुम्हारा संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है तुम्हारा, जिसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है तुम्हारा। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ये कहता है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का बात करता है तुम्हारा। सिंपल सा बात समझिएगा, आर्टिकल 32 1 2 3 4 ऐसे करके है। तो आर्टिकल 32 1 कहता है कि उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार। कहने का मतलब है कि टोटली जो तुमको 6 अधिकार है उसमें से किसी भी अधिकार का यदि हनन होता है तो तुम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चल जाओगे और आर्टिकल 226 के तहत तुम्हारा हाई कोर्ट चल जाओगे। तो आर्टिकल 32 1 ये कहता है। आर्टिकल 32 2 ये कहता है कि मौलिक अधिकार का बने रहने के लिए उच्चतम न्यायालय रीट जारी करेगा, यानी तुम्हारा मौलिक अधिकार यदि हनन होता है तो आर्टिकल 32 2 जो है तुम्हारा वो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, हम तुम्हारे लिए 5 प्रकार का दवाई लेकर के रखे हैं। कोई भी बीमारी होगा फंडामेंटल राइट से संबंधित, तो 5 प्रकार का दवाई हम तुमको दे देंगे। और वही 5 प्रकार का जो दवाई है वही रीट कहलाता है। तो उसके बारे में देखते हैं। तो रीट कितने हैं? 5 रीट होते हैं तुम्हारा। पहला जो है तुम्हारा वो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, यानी उसको एक लैटिन शब्द से बना है हैबियस कॉर्पस। तो भाई साहब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण से साफ साफ पता चला होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब बंदी को प्रत्यक्ष करो, यानी जिसको तुमने गिरफ्तार किया हुआ है उसको तुम्हारा जो है प्रत्यक्ष करो। ये ध्यान से समझिएगा, ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब जो अभी हम बताएं कि प्रत्यक्ष करो, तो इसका मतलब क्या होता है? तो यह रीट किसी भी व्यक्ति के लिए जारी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट यह रीट जो है किसी भी व्यक्ति के लिए जारी कर सकता है, सरकारी आदमी के लिए भी जारी कर सकता है, यानी सरकारी संस्था के लिए भी जारी कर सकता है, और आम आदमी के लिए भी जारी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये हो गया कि मान लो कि तुम जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो और एक कहीं दंगा हो गया, मान लो कि उसमें पुलिस को पीट दिया कोई। अब पुलिस को पीट दिया, अब पुलिस को पीटा, जैसे ही पुलिस को अब तुम पीटे नहीं हो, तुम बस उस रास्ते से जा रहे हो, मतलब कि जा रहे हो चाय पीने के लिए, रास्ते में पुलिस को पीट दिया था कोई कुछ आदमी मिलके, बाद में पुलिस आई, साथ में तुमको भी उठा के लेके चल गया। अब तुम तो कुछ किए नहीं हो, लेकिन पुलिस ने तुमको उठा करके लेके चल गया। अब भाई साहब वहां पे तुम बोलोगे कि भाई साहब हम क्या किए, तो तुमको अब जेल में रख रहा है। और हालांकि 24 घंटा जैसे ही बीतेगा तुमको अपने नजदीकी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने तुमको खड़ा करना पड़ता है। ये भी अधिकार है, आगे बताएंगे। लेकिन मान लो कि 24 घंटा के नहीं किया, तुम्हारा 48 घंटा रख लिया, 72 घंटा रख लिया, अब तुम्हारे परिवार वाले को भी तुमसे मिलने नहीं दे रहा है। उस केस में अब क्या हो जाएगा? तो भाई साहब उस केस में ये रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अब तुम तो जाओगे नहीं, तुम तो जेल में बैठल हो, तो या तो तुम्हारे परिवार वाले, दोस्त वाले, कोई भी चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बोलेगा कि भाई साहब हमको हेबियस कॉर्पस यानी हम रीट चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट है, आप और दीजिए, इशू करिए हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब क्या करेगा? तो अब सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा रीट जारी करेगा भाई साहब पुलिस डिपार्टमेंट को कि भाई साहब जिसको तुमने पकड़ के रखा है उसका तुम बताओ हमको, उसको सशरीर, इसका मतलब सशरीर लेकर के आना, तुम लेके आओ और हमको ये बताओ कि इस व्यक्ति को क्यों तुमने किया है, इस व्यक्ति को तुमने क्यों बंद करके रखा है। तो रीट तुम्हारा ये जो हैबियस कॉर्पस है इसलिए जारी किया जाता है। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जिसके लिए जारी नहीं किया जा सकता। जैसे यदि न्यायालय का अवमानना किया है कोई भी व्यक्ति, मान लो कि वो व्यक्ति जो जेल में है यदि न्यायालय का बात नहीं माना है, न्यायालय का अवमानना किया, मतलब न्यायालय का रिस्पेक्ट नहीं किया, और उस केस में यदि जेल में, तब तो ये हैबियस कॉर्पस जारी नहीं होगा। एक बार यदि न्यायालय खुद बोला है कि एकरा हिरासत में ले लो, मान लो कि हमरा खुद बोला कि कोर्टे का ऑर्डर है कि एकरा जो है बंद कर दो, तो उस केस में ई रीट जारी नहीं होगा, ये हेबियस कॉर्पस जारी नहीं होगा। क्लियर? दूसरा होता है परमादेश। परमादेश का मतलब इसका होता है मैंडामस। क्या होता है? मैंडामस। इसका मतलब क्या हुआ? हम आदेश देते हैं, वी कमांड। एगो ऑर्डर होता है, एगो कमांड होता है।
तो ऑर्डर को तुम हाँ ना कह सकते, लेकिन जब कमांड कह दिया तो भाई साहब तुमको मानना ही पड़ेगा। जैसे आर्मी में ऑर्डर नहीं चलता, कमांड चलता है। तो मैंडेमस मतलब हम आदेश देते हैं, और हम आदेश मतलब क्या देता है, तो सुप्रीम कोर्ट देगा या हाई कोर्ट देगा, काहे कि रीट जारी करने का यही दोनों कोर्ट का इशू है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो भाई साहब हम आदेश देते हैं मतलब का, तो जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, ये तुम्हारा सरकारी अधिकारियों के लिए है या सरकारी संस्था के लिए है। अब मान लो कि नगर निगम का काम होता है सफाई करना, सफाई नहीं कर रहा है तुम्हारा, तो उस केस में क्या हो सकता है, तो उस केस में भाई साहब नगर निगम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट जो है तुम्हारा, वो ये रीट जारी कर सकता है, मैंडेमस जारी कर देगा और बोल देगा भाई साहब कि ये रीट जारी कर रहे हैं, तुम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हो भाई साहब, इसलिए तुमको हम ये रीट जारी कर रहे हैं। तो कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकारी संस्था यदि अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, तो उस केस में ये रीट जारी हुआ होता है तुम्हारा परमादेश यानी तुम्हारा मैंडेमस। कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो है कुछ चीजों में ये भी जारी नहीं होता, जैसे ये निजी व्यक्ति या संस्था में नहीं होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण निजी में होता था, सरकारियों में होता था, निजियों में होता था। सरकारी में हम बोले कि सॉरी लेके आओ, निजियों में हो सकता है कि मान लो कि हमार शादी हो गया ककरो से, ककरो से मान लो लक्ष्मी से शादी हुआ हमार, शादी हुआ भाई साहब मान लो कि 6 महीना बाद या 6 साल के बाद तलाक तलाक तलाक। अब भाई साहब हमारे बेटवा को रख लिया अपने पास, अब उस केस में हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की हमको बंदी प्रत्यक्षीकरण दीजिए, हमारे बेटवा से हमको मिलने के लिए नहीं दे रहा है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण तो निजी में होगा, लेकिन परमादेश निजी में नहीं होगा। तो ध्यान से समझिएगा, परमादेश कभी भी निजी व्यक्ति या निजी संस्था के लिए जारी नहीं किया जा सकता। क्लियर? एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या परमादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए जारी हो सकता है? कभी नहीं होगा। अब राष्ट्रपति को देगा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट। अब तुम ही सोचो कि मान लो कि भाई साहब फांसी की सजा सुना दिया सुप्रीम कोर्ट, बोल दिया कि इसको फांसी दे दो। अब भाई साहब पढ़ाएंगे, जब हम राष्ट्रपति पढ़ाएंगे तो उस टॉपिक में पढ़ाएंगे, तो राष्ट्रपति को सजा माफ करने का अधिकार है। अब राष्ट्रपति फांसी का सजा माफ करेगा, हालांकि राज्यपाल को फांसी का सजा माफ करने का अधिकार नहीं है, लेकिन सजा को कम बेसी करने का तो अधिकार है तुम्हारा। कठोर को लचील तुम्हारा कम कर देगा तुम्हारा। तो भाई साहब ये तो अधिकार है। अब तुम ही सोचो कि यदि ये पावर राष्ट्रपति और राज्यपाल को नहीं रहता, तो राष्ट्रपति के पास मान लो कि हमको फांसी की सजा सुनाया, हम एगो का किए, एगो चिट्ठी लिखे राष्ट्रपति को कि भाई साहब हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। अब उस केस में यदि भाई साहब राष्ट्रपति को ठीक लगा कि आदमी ठीक ठाक है, पढ़ाता है, चलो एकरा छोड़ देते हैं। अब यदि ई वाला नहीं रहता तो तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट सीधे कहता नहीं, हम आदेश देते हैं, राष्ट्रपति इसको माफ नहीं करेगा। भाई साहब ऐसा थोड़ी होता, राष्ट्रपति को तो माफ करने का अधिकार है। तो भाई साहब ई जो है परमादेशी राष्ट्रपति और राज्यपाल पे नहीं चलेगा। तो इसको ध्यान में रख लेना, परमादेश समझ आ गया होगा। क्लियर है कि जो कभी कोई कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उस केस में, और सरकारी है इसमें निजी आदमी नहीं आएगा। तीसरा अधिकार परीक्षा है तुम्हारा, इसको कहते हैं क्यू वारंटो। इसमें कहता है, एक तो क्या बोला, परमादेश में बोला था कि तुम अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, इसमें कहता है कि तुम किस अधिकार से काम किया है तुम्हारा। ये बता, इसका अर्थ होता है किस अधिकार से तुमने काम किया। मतलब यदि सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, कोई सार्वजनिक पोस्ट पे कोई मान लो कि व्यक्ति अवैध रूप से काम कर रहा है, मान लो कि भाई साहब रिटायरमेंट का साल होता है 60 साल और 62 साल का हो गया है, अपना पोस्ट पे किसी अवैध तरीके से पोस्ट पे बैठल है, तो उस केस में भाई साहब जो रीट जारी करेगा सुप्रीम कोर्ट, वो अधिकार परीक्षा करेगा। सुप्रीम कोर्ट पूछेगा उस आदमी से कि है हो तुम किस अधिकार से इस पोस्ट पे बैठा हुआ है, तुम ये पोस्ट डिजर्व नहीं करते हो भाई साहब। तो उसके लिए यदि रीट जारी होता है तो इसको कहा जाता है अधिकार परीक्षा। समझ आ गया? कोनो दिक्कत नहीं। अब भाई साहब आगे जब तुम देखोगे तो चौथा होता है प्रतिषेध। क्या होता है तुम्हारा? प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रोकना। एक बार ध्यान से समझिएगा, अभी जो 3 वो पढ़े हैं वो तो भाई साहब ऐसे था, और चौथा और 5वां जो पढ़ेंगे वो न्यायालय के लिए होता है तुम्हारा, अधीनस्थ न्यायालय के होता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण जब पढ़ेंगे, सेटोररी जब पढ़ेंगे, तो वो भी तुम्हारा न्यायालय के द्वारा होता है, न्यायालय के लिए होता है। इसमें क्या होता है, तो हायर कोर्ट जो है वो रीट जारी करता है लोअर कोर्ट के लिए तुम्हारा। तो ध्यान से समझिएगा, अगर मतलब होता है प्रतिषेध का मतलब होता है प्रतिषेध कर देना, यानी मतलब रोक देना, तुमको रोक दिए। ये कब होता है? तो जब हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट पे ये जारी करता है। और कब? मान लो कि किसी लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मान लो कि लोअर कोर्ट हो गया तुम्हारा, अब लोअर कोर्ट में कोई केस चल रहा हो, मान लो कि कोई बात चल रहा हो, कोई केस चल रहा हो, और उस केस से संबंधित बात ऐसा मान लो कि भाई साहब वो लोअर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर निकल गया है, जो लोअर कोर्ट को अधिकार दिया गया है उससे बाहर निकल गया, तब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बोलेगा है हो
तुम किस अधिकार से काम कर रहा है तुम्हारा, तुरंत उसको एक नोटिस भेज देगा, मतलब रीट भेज देगा। और रीट जो भेजेगा तुम्हारा प्रतिषेध, मतलब काम चलिए रहा, बीच में रोक दिया कि रोक, तो और कोनो अधिकार नहीं, चल इस मामला को रहने दो, ये तुम रोक दो, ये तुम अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहे हो। तब जब न्यायालय में कोई भी लोअर कोर्ट में कोई भी मामला वैसा चल रहा हो जो लोअर कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और तब जब सुप्रीम कोर्ट भाई साहब कोई या हाई कोर्ट जब रीट जारी करता है उस लोअर कोर्ट के लिए, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रतिषेध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोविशन कहते हैं। एक बात ध्यान से समझ लेना। और ये जो पांचवा होता है वो होता है उत्प्रेषण यानी सेटोडरी। ये क्या होता है तुम्हारा? तो एक में हम क्या देखे, अभी चौथा में क्या देखे कि केस चल रहा था, उस बीच में रोक दिया। इसमें क्या होता है? इसमें भी लोअर कोर्ट के लिए होता है, लेकिन इसमें जब सुनवाई हो गया, केस का सुनवाई हो गया, लोअर कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, उसके बाद तुम्हारा ये चेक होता है। इसमें भी तुम्हारा प्रमाणित, इसका मतलब होता है प्रमाणित करना। मतलब ये पूछेगा, सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि तुमने जो जजमेंट दिया है हमको बताओ किस बिहाफ पे तुमने ये जजमेंट दिया है, हमको प्रमाणित करो, हमको रिव्यू करना है, हमको भेजो। अब तुम अपना जो केस जहां तुम्हारे जो चल रहा वो मेरे पास भेज दो, सिंपल सा बात है, यानी ट्रांसफर कर दो मेरे पास। तो ये जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्रवाई संपन्न हो चुकी हो और उच्चतर न्यायालय उसकी समीक्षा के लिए अपने पास प्रमाण मांगता है कि तुम प्रमाण दो, तो वैसा जो रीट जारी हो रहा है तो वही रीट कहलाता है उत्प्रेषण यानी सेटोररी। तो 5 प्रकार का रीट हम लोग देख लिए। अब भाई साहब हमने क्या बताया कि क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ही रीट जारी करने का पावर है, अन्य कोर्ट को क्यों रीट जारी करने का पावर नहीं है? तो उसके लिए आर्टिकल 32(3) को समझना पड़ेगा। आर्टिकल 32(3) यह कहता है कि संसद अन्य न्यायालय को भी रीट जारी करने की शक्ति दे सकती है, लेकिन एक बात ध्यान में रख लेना, अभी तक दिया नहीं गया है किसी भी कोर्ट को तुम्हारा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को जो है तुम्हारा रीट जारी करने का पावर है। तो इसीलिए तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सिवाय अभी तक कोई कोर्ट जो है रीट जारी नहीं कर सकता। फिर बोले कि रीट याचिका जो होता है, रीट पिटिशन जो होता है वो कौन दायर करता है? तो उसमें 3 चीज को संबंध करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के साथ भाई साहब मान लो कि कानूनी ठेस पहुंचा है जिस व्यक्ति को, तो संबंधित व्यक्ति खुद जाकर के कोर्ट में रीट मांग सकता है तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट से, या यदि संबंधित व्यक्ति नहीं जाता है तो अन्य व्यक्ति भी जा सकता है या अन्य संस्था भी जाता है। कई बार सुने होंगे कि ये एनजीओ जाकर के ये बोला कि भाई साहब, जैसे फार्मर बिल आया था तो फार्मर बिल में नहीं दूसरा लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में बोल दिया कि नहीं सरकार ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है। तो भाई साहब अन्य व्यक्ति भी जा सकता है, और इसी को कहते हैं हम लोग PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी इसी को कहते हैं PIL। एगो बॉडी होता है जिसको कहते हैं बीजी बॉडी। बीजी बॉडी को, ये कानूनी शब्द है बीजी बॉडी। बीजी बॉडी का मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जगह कोनो काम धाम नहीं है तुम्हारा, मतलब दिन हुआ एगो चल गया सुप्रीम कोर्ट, फिर शाम में फिर चल गया सुप्रीम कोर्ट, तो भाई साहब इस सब व्यक्ति का कोई वैल्यू नहीं होता है। इस सब को तो बाद, इस सब का जो इस सब यदि रीट मांगने जाता है तो सबको भगा दिया जाता है, सब कोनो काम नहीं हो, आता है सुबह आता है फिर शाम। तो बेरोजगार पता ना कि खाली दिमाग शैतान का बुद्धि, तो वैसे लोग को बीजी बॉडी कहा जाता है। तो ऐसा लोगों का रीट जो है तुम्हारा नहीं लिया जाता है। ये दो जो व्यक्ति है यानी संबंधित व्यक्ति जगरा साथ गलत काम हुआ है, या एक जगरा साथ गलत काम हुआ है वो यदि नहीं जा पा रहा है, या जनता से संबंधित कोनो बात है, कोई ऐसा आदमी है जो जनता के हित में है, जनहित याचिका कहते हैं ना कि जनता के हित में जो सोच रहा है, तो वैसा व्यक्ति जाकर के जो है तुम्हारा, या वैसा संस्था, बहुत सारा एनजीओ है तो वैसा संस्था तुम्हारा जनहित ये तुम्हारा रीट याचिका मांग सकता है। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।